नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका और आपके पेट का हमारे आज के पेट केयर कार्यक्रम के अंक में। भाई, हम हमेशा से बात करते आए हैं कि किस प्रकार से हम हमारे जो घर में प्यारा सा पेट है उसकी देखभाल कैसे करें। उसको प्यार करते हैं, हम दुलार करते हैं, अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। और अब जबकि नवरात्र चल रही है, हम माता रानी की पूजा करते हैं, लेकिन क्या हम सबको याद है? जी हाँ, माता रानी की पूजा के बाद हम भैरव बाबा के भी तो दर्शन करते हैं और उनका जो वाहन है वो होता है कुत्ता। जी हाँ, डॉग। और उस डॉग के लवर आज बहुत सारे हैं, अपने घरों में रखना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मीडिया में, पेपर में, न्यूज़ में हमें सुनने को मिलता है कि कितने ही ऐसे लोग हैं जो कि इन जो सड़कों पर जो जीव हैं उनको पसंद नहीं करते, उनके साथ में क्रूरता करते हैं। कहीं उनको मारने का प्रयास किया जाता है, कभी उन्हें जलाने का प्रयास किया जाता है, कभी उन्हें जहर देने का प्रयास किया जाता है। और कहीं ना कहीं जब व्यक्ति अपने अंतरात्मा से, जब वो कभी दुखी होता है, अपना अग्रेशन कहीं निकालना चाहता है, तो वो व्यक्ति भी अपना अग्रेशन निकालते हैं उन्हीं बेजुबानों पर। क्या ये सही है? जी नहीं, ये भी हमारे इको तंत्र का हिस्सा है। ये अगर नहीं होंगे तो हम जिंदा नहीं रहेंगे, हमारी पृथ्वी पर हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा। तो किस प्रकार से इन बेजुबानों पर आज अत्याचार हो रहे हैं और उन अत्याचारों को हम किस प्रकार से रोक सकते हैं और उन बेजुबानों की रख रखाव हम कैसे कर सकते हैं, यही है जानने का विषय आज के अंक में। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हमारे बहुत ही खास एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले आपको हम अपने वेटनरी डॉक्टर, जो सीनियर वेटनरी डॉक्टर हैं, उनको मिलवाना चाहूंगी। ये हैं मुकेश तिवारी जी। तो चलिए इनका स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ हमारी एक खास अतिथि से, जिनका परिचय जानने की मुझे तो नहीं लगता कि किसी को ज़रूरत है, फिर भी उनका नाम ही काफ़ी है। ये है स्वाति गौरव जी। ये अध्यक्ष जिला एवं राज्य कोऑर्डिनेटर पीपल्स फॉर एनिमल्स, ये अध्यक्षा हैं। तो चलिए इनका भी स्वागत कर लिया जाए। तो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। तो क्यों ना, जो जीव बचाता है, जीव की जान बचाने के लिए जो अपना दिन रात एक करता है, जो कभी देखता नहीं है समय, जो पैसा नहीं देखते, अपने शरीर नहीं देखते, तो सबसे पहले उन्हीं से जान लिया जाए। क्या स्वाति जी ये बताइए कि आज की तारीख में जो जीव है उनके ऊपर क्रूरता, कौन कौन से प्रकार की क्रूरता हो रही है? देखिए सॉरी, मैं बताना चाहूँगी कि स्ट्रीट डॉग्स सबसे ज़्यादा वनरेबल हैं और सबसे ज़्यादा क्रूरता का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। अगर घर के बाहर कोई कुत्ता रात में सो रहा है तो उसके ऊपर गर्म पानी डाल देना या उसे डंडे से मारना, जो कि आमतौर पे अगर आप कुत्ते की पीठ पे डंडा मारेंगे तो उसकी स्पाइन इंजरी हो सकती है, उससे वो आजीवन लाचार हो सकता है चलने फिरने में। कुत्तों को जहर दे देना, ये भी बहुत देखा जाता है। या फिर आजकल लोगों ने एक नया तरीका अपनाया है, अगर कोई बिच ने बच्चे दिए हैं उनके घर के आसपास, उनको बोरी में भर के ऐसे जगह फेंक देते हैं जहाँ से फिर वो मर जाते हैं। और बच्चे इतने जिनकी आंखें भी नहीं खुली होती हैं, वो अपनी माँ के बिना सरवाइव भी नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी आजकल क्रूरता है देखने। और आपको मैं इसमें और ऐड करना चाहूँगी, आजकल मानसिकता लोगों की इतनी विकृत हो चुकी है कि डॉग्स के साथ और बिचेस के साथ उतने ही रेप केसेस भी हम देखने को मिल रहे हैं हमें, जो भी बहुत मतलब आप समझ लीजिएगा कि जो इंसान एक अमानवीय, जो इंसान जानवरों को नहीं बख्शता होगा, यही जाके फिर आगे बच्चों और महिलाओं के साथ क्या करता होगा। जी 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 जी। डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि जब ऐसे केसेस आपके पास में आते हैं, कौन सी सबसे जटिल प्रक्रिया होती है, उनका उपचार सबसे पहले कैसे किया जाता है, क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है डॉक्टर होने के नाते आपको? देखिए, एक्चुअली क्या होता है, जो स्ट्रे डॉग्स आते हैं उनमें मल्टीपल इश्यूज होते हैं, उनमें केवल एक इशू नहीं होता है। और कई बार जो ऐसे इंजर्ड एनिमल आते हैं जो किसी ने हर्ट किया हुआ है, तो उसमें अलग अलग टाइप के केसेस के हिसाब से अलग अलग प्रकार का इलाज होता है। इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आती है, अगर छोटे मोटे वुंड्स हैं या कहीं छोटी इंजरी है, वो तो सर्जिकल उसके प्रोसीजर के थ्रू क्योर हो जाती है। बट जैसे फ्रैक्चर्स हैं या स्पाइन फ्रैक्चर हो गया है, तो उसमें एनिमल हमेशा के लिए विकलांग हो जाता है। ऐसे केसेस को ट्रीट करना सबसे ज़्यादा टफ होता है। और इसके साथ प्रॉब्लम क्या आती है, उनके लिए कोई भी अडॉप्शन के लिए भी तैयार नहीं होता, क्योंकि पैरालाइज्ड एनिमल्स को केयर करना इज़ अ वेरी टफ जॉब, तो इसलिए उनमें ज़्यादा परेशानी आती है। जी जी जी। स्वाति जी, हम अपने कार्यक्रम के थ्रू लोगों को मिलवाते हैं, वो ऐसे लोग आते हैं जो कि जो डॉग लवर होते हैं, जो फीडर होते हैं, वो अपने जीवन का, अपनी कमाई का अंग लगाते हैं, समय लगाते हैं और उनको फीड करवाते हैं। लेकिन समाज में ऐसा देखा गया है कि कितने ही लोग ऑब्जेक्शन करते हैं, भाई आप क्यों खिला रहे हो, आप यहाँ पर खिलाओगे, ये यहाँ पर गंदगी करता है। ऐसे लोगों को आप कैसे समझाती हैं, कैसे टैकल करती हैं?
देखिए, मैं उसमें एक ही बात कहूँगी कि आर्टिकल 51 मतलब जो हमारा संविधान है उसने हमें ये हक दिया है जानवर, हमारी पृथ्वी, नेचर, इन सब का संरक्षण करने के लिए उसका हमें अधिकार दिया है जी। तो और ऐसे बहुत बार, कई बार हाई कोर्ट्स ने बार बार अपने फैसलों में जताया है कि जो डॉग फीडर्स हैं इनका बल्कि प्रोटेक्शन होना चाहिए, और अगर ये कुत्ते और भूखे रहते हैं तो ये और आक्रामक हो सकते हैं। हाँ जी। तो बार बार कोर्ट भी ऐसा कहती है कि ऐसे लोगों को और हमको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। बहुत कुछ इसमें कानून हमारा साथ देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, तो काफ़ी कुछ हम उसको समझाने में सफल रहते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, जब आपके पास में ऐसा डॉग आया जिसको जहर खिला दिया, अब रास्ते में तो वो जो जीव की जान बचाने वाला है वो तो बेचारा दौड़ते हुए आपके पास लेकर आ रहा है, पहली प्राथमिकता अगर आप उसको समझाना चाहे कि अगर वो वहां पर ही जो फर्स्ट एड है, जो प्रथम उपचार है वो कर दे तो शायद उस जीव की जान बच जाए, या फिर अगर जहर का असर पेट में ज्यादा हो गया है तब क्या किया जाए? देखिए, जनरली जो पेट लवर्स होते हैं जो एनिमल के प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहे हैं, वो काफ़ी समय से चूँकि काम कर रहे हैं तो काफ़ी बेसिक चीज़ें पता होती हैं, पर फिर भी अगर किसी भी डॉग को पॉइजनिंग किया गया है तो ऐसे केस में सबसे पहले हम सॉल्ट वाटर, कंसनट्रेटेड सॉल्ट वाटर जो होता है उसको अगर पिला करके उसको वोमिटिंग इंड्यूस करा देते हैं तो उससे जहर का अब्जॉर्प्शन शरीर में कम होगा, जिसकी वजह से जो है उसको जहर का जो असर होने वाला है वो कम होगा। बाकी जब हमारे पास आ जाता है तो उसके बाद पर्टिकुलर जहर के लिए एंटीडोट्स होते हैं जिनका प्रयोग किया जा सकता है, आईवी फ्लूइड्स दिए जा सकते हैं, डायरेटिक्स दिए जा सकते हैं ताकि उनको पेशाब ज़्यादा करा के शरीर से जहर निकाला जाए। कई बार अगर ज़रूरत होती है तो हम उनको स्टमक ट्यूब डाल करके स्टमक लवाज करते हैं ताकि जो जहर है उसको वापस शरीर से बाहर निकाला जा सके। जी जी जी। तो जो हमारे डॉग लवर्स है वो भी सुन रहे होंगे कि भाई सबसे पहले तो उन्हें नमक का पानी पिला दिया जाए जिससे कि वो उल्टी कर दे तो जो पेट का है वो जहर वो निकल सकता है। मैम, आजकल जब देखने को आया है, पेपर्स में भी हम लगातार पढ़ रहे हैं और लोग इसका फिर विरोध भी करते हैं, भाई सही बात है कि अगर किसी को डॉग ने काट लिया है, डॉग बाइट कर लिया है, तो वो एक समस्या ही है, चाहे वो इंसान का बच्चा हो तो फिर उनके लिए भी बड़ी परेशानी का कारण होता है। तो क्या किया जाए जब वो डॉग बाइट करता है और क्या इसके खिलाफ भी कुछ नियम होते हैं? देखिए, पहले तो मैं डॉग बाइट का आपको एक बहुत बेसिक हिस्ट्री बता देती हूँ। डॉग बाइट तभी होता है, मतलब एक्शन पे रिएक्शन होता है। कई बार लोग या तो नेगेटिव चीज़ें देख देख के क्योंकि अब देखिए, पहले हमारे सनातन में ऐसा था कि एक रोटी गाय को, एक कुत्ते को दी जाती थी। अब लोग वो सब भूल चुके हैं, हमारा जो बेस है वो भूल चुके हैं। तो अब क्या करते हैं, जैसे कोई कुत्ता देखते हैं तो सबसे पहले बच्चों को भी उसको डंडा मारना सिखाते हैं और खुद भी पत्थर मारते हैं। तो ऐसे में कुत्ता बहुत डिफेंसिव हो सकता है वो मादा हो, उसके बच्चे हों, या फिर वो किसी तकलीफ से गुजर रही हो। ऐसे में डॉग बाइट होने के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर डॉग बाइट होता है तो हाल फिलहाल तो ये नियम कहता है कि हम उस डॉग को उसको रेस्क्यू करवाते हैं, उसको 5 दिन के लिए हम एक आइसोलेशन सेंटर में रखते हैं, जहां हम ये देखते हैं कि वहाँ उसमें कोई रेबीज के या फिर कोई ऐसे कोई घायल तो नहीं है जिसके कारण वो चिड़चिड़ा रही हो, या रेबीज के साइन तो नहीं है। अगर रेबीज के साइन होंगे तो डॉक्टर साहब मुझसे ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे कि वो खुद मर जाता है जी। रही बात मौजूदा कानून की, लेकिन अगर उसको कोई साइंस नहीं है, वो सिर्फ एक बाइट मतलब किसी सिचुएशन के कारण डॉग बाइट हुआ है, वो जो भी रीज़न हो, उसको 5 दिन बाद उसी लोकेलिटी में रिलीज करना होगा। यही हमारा कानून, यही हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस कहती है। बहुत बहुत अच्छी। अब डॉक्टर साहब आप ये बताइए कि चलिए डॉग बाइट हो गया, क्या करना चाहिए उन पेरेंट्स को या जो चारों तरफ लोग हैं उन्हें सबसे पहला जो उपचार है वो क्या करना चाहिए? डॉग बाइट के बाद में क्या डॉग के लिए भी कुछ उपचार होते हैं या फिर सिर्फ इंसानों के लिए होते हैं, इसके विषय? देखिए, स्वाति ने जैसा बोला कि जनरली कोई भी डॉग ऐसे अटैक नहीं करता है जब तक उसको क्या है कोई हर्ट करने का या डर ना हो कि इससे मुझे हार्म हो सकता है, कोई भी एनिमल हो, तो वो जनरली उसमें अपने ऑफेंस के चक्कर में जो है ऐसा रिएक्ट करता है। पर अगर हमको डॉग बाइट हो जाता है, हमारे बच्चे को कहीं भी डॉग बाइट हो जाता है, तो इमीडिएटली हमको सबसे पहले उसको अल्कलाइन वाटर से, सोप वाटर से अच्छे से वॉश करना चाहिए। 2-3 बार अच्छे से वॉश करने के बाद उसमें जो है एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट लगा सकते हैं। जनरली डॉग बाइट वाले वुंड में हम सूचर करना अवॉइड करते हैं, और उसके बाद किसी भी ह्यूमन हॉस्पिटल में जा कर के उसके अगेंस्ट एंटी रेबीज़ इंजेक्शन और टिटनेस टॉक्साइड के इंजेक्शन आते हैं जो लगा सकते हैं। एंटी रेबीज़ इंजेक्शन जनरली 5 इंजेक्शन लगते हैं, 0 डे पे, 3rd डे पे, 7th डे पे, 14th डे पे और 28th डे पे। तो ऐसे वैक्सीनेशन हो जाता है। वैक्सीनेशन के बाद आप सेफ होते हैं। अगर कोई डॉग ऐसा लगता है कि रैबिड है, वैसे केसेस में आजकल इम्यूनोग्लोबिन्स भी लगाए जाते हैं, पर इम्यूनोग्लोबिन्स लगाने के लिए स्पेशलाइज हॉस्पिटल में लगाए जा सकते हैं क्योंकि उसमें एनाफाइलेक्टिक शॉक के चांसेस बहुत होते हैं। जी, कई बार ऐसा होता है ना कि लोग ये सोचते हैं कि अब कुत्ते ने काट लिया इसका मतलब मौत पक्की, तो ये बात कितनी सही है? ये लोगों की फोबिया है। लोग डॉग्स को मारते इसलिए जिन्हें डॉग पाला नहीं, उनको लगता है डॉग बाइट कर लेगा।
तो जनरली ऐसा नहीं है कि डॉग, अगर कोई भी डॉग है उसके अंदर रेबीज़ का वायरस, जब तक डॉग पागल नहीं हो जाता, जब पागल डॉग आपको काटेगा जिसको हम रैबिट डॉग बोलते जी। हैं, तो ही आपको रेबीज़ के चांसेस होते हैं। अदरवाइज सारे डॉग्स रेबीज़ के कैरियर नहीं होते। अगर कोई हेल्दी डॉग है, उसमें कोई सिम्टम्स नहीं है, तो उसके काटने से हमें कुछ नहीं होगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। टेम्परामेंट एकदम लूज हो जाता है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। भाई हम भी इंसान हैं, हमें भी गर्मी में कभी कभी गुस्सा बहुत तेज आता है, तो वो तो बेजुबान है। उनका टेम्परामेंट हम कम किस प्रकार से कर सकते हैं? किन किन कारणों को वो बचना चाहिए कि उनका टेम्परामेंट लूज ना हो और वो एकदम हाइपर हो जाए? देखिए बेसिकली क्या है, हमारा टेम्परेचर 98 है, डॉग का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज़ 101। इसके अलावा डॉग के ऊपर हैवी हेयर कोट भी होता है, तो उनको कंपेरेटिवली ज़्यादा गर्मी लगती है, स्वेट ग्लैंड्स होती नहीं है, तो इस वजह से उनको टेम्परेचर ज़्यादा रेज होता है। दूसरा, इस सीज़न में थोड़ा सा उनको पानी भी प्रॉपर नहीं मिल पाता, फूड प्रॉपर नहीं मिल पाता, इसलिए डॉग एग्रेसिव होते हैं। डॉग को हमें अगर एग्रेशन से रोकना है तो एक तो हमें ठंडी जगह पे रखना चाहिए उसको, जैसे हमको कूलर एसी की ज़रूरत होती है, वैसे भी उनको एटलीस्ट शेडी एरिया में रखें। जी। पीने के लिए एडली वाटर मिलना चाहिए। और जो पेट डॉग्स हैं आप लोगों के, तो पेट डॉग्स के लिए बेसिकली आप उसको आइसक्रीम खिला सकते हैं, कर्ड दे सकते हैं और चिल्ड वाटर दे सकते हैं, तो इससे उसको जो है बॉडी टेम्परेचर कम रहेगा, तो उसका एग्रेशन कम रहेगा। फिर भी अगर कोई डॉग एग्रेसिव है तो आप अपने वेट से कंसल्ट करके बिहेवियरल मॉडिफिकेशन के लिए, एग्रेशन एंजाइटी को कम करने के लिए कई प्रकार की मेडिसिन भी आती हैं। बहुत अच्छी बात है ये। क्या स्वाति जी ऐसा होता है कि डॉग को जो संक्रमण है वो इंसानों में भी आ सकते हैं, और क्या आपने इसके लिए कुछ किया है या लोगों को समझाया कि नहीं भाई उनकी बीमारी उन्हीं तक रहेगी, हम तक नहीं आ सकती, या फिर कुछ बीमारियां हैं जो ट्रांसफ़र भी हो जाती हैं? मुझे लगता है रेबीज़ ही सिर्फ एक ऐसी बीमारी है जो एनिमल से ह्यूमंस में आ सकती है, जिसके लिए हमारी भारत सरकार भी बहुत इनिशिएटिव ले रही है। जैसे रेबीज़ मुक्त भारत हुआ, NHRC का इनिशिएटिव है ये। सिर्फ ये ही एक ऐसी बीमारी है जो एनिमल से, जो डॉग से इनफैक्ट उसमें लग सकती है। इसके लिए हम लोग लगातार नगर निगम या फिर हमारे वेटनरी संस्थानों के साथ लगातार हर एरिया में कैंप लगाते रहते हैं, ताकि वहाँ के फीडर्स आसपास के कम्युनिटी डॉग्स को वैक्सीनेट करवाएं। ये एक ओनली सोल्यूशन है जिससे हम रेबीज़ का संक्रमण फैलने से रोक सकते हैं। जी, ये बहुत अच्छा है। अच्छा ये बताइए कि जब आपको ऐसे डॉग्स मिलते हैं जिनके पास में ऐसा लगी हुई है, अब वो तो उन्हें तो घाव हो चुका है, उन्हें जहर दे दिया गया है, या आजकल तो वो मुंह में बम भी फोड़ देते हैं, पूंछ में बम लगा देते हैं, तब तो वो अपने आप को बचाएंगे। अब आप जब उनके पास में गई, उन्हें क्या पता कि आप उन्हें बचाने जा रही है, तब आप उसको कैसे टैकल करती है? क्योंकि वो बेजुबान तो फिर ये समझ रहा है कि ये एक जीव है और ये मुझे मारने आ रहा है, तब क्या रिएक्शन होता है? क्योंकि ऐसे समय अगर वो किसी ह्यूमन क्रुएलिटी का शिकार रह चुके, तो उनकी वैसे भी इंसानों से थोड़ा सा विश्वास है, वो थोड़ा सा हिल ज़रूर जाता है। लेकिन फिर से मैं कहूँगी कि वो जानवर है, उसका विश्वास इंसानों से बहुत अच्छा है, मतलब वो फिर से विश्वास करना जानता है। तो क्योंकि अब एक्सपीरियंस हो चुका है, उसको थोड़ा सा सहला के, उसको मतलब कुछ खाना दिखा के या फिर करके वो बहुत आसानी से फिर हम पे विश्वास कर देता है। और ऐसे बहुत सारे हमने केसेस देखे हैं जिसमें कुत्ते के पैर बिल्कुल कट गए हैं, उस पर गोली चला दी गई है और फिर वो खून बह रहा है कमर से, लेकिन फिर भी वो पूंछ हिला रहा है। क्या बात है। तो मैं आपको एक बार केस बताना चाहूँगी, जहाँ पे एक सतपुड़ा के पास एक बैतूल में कुत्ते को इतना मारा था कि उसके चारों टांग हाथ पैर टूट गए थे, बिल्कुल टूट गए थे, गार्ड ने मारा था। जब यहाँ भोपाल से हम उसको लेने पहुँचे तो वो सिर्फ पड़ा हुआ था और पूंछ हिला रहा था। देखिए जी, तो देखिए इसमें मैं एक बात और ऐड ऑन करना चाहूँगा कि स्वाति ने जैसे बोला कि अगर जो डॉग है इंजर्ड है, किसी ने इंजर्ड किया हुआ है, तो वो थोड़ा उस समय एग्रेसिव मूड में होता है। ऐसे समय पे जो लोकल फीडर्स होते हैं, जो लोकल लोग रहते हैं, जिनके घरों के आसपास रहता है, वहाँ से खाना मिलता है, उनको रिकॉग्नाइज करता है, तो वो लोग पकड़ने में हेल्प कर सकते हैं। अच्छा जी, बहुत ही अच्छी बात है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि जब हम डॉग को लेकर आ रहे हैं आपके पास में, उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, पैर की हड्डियाँ टूटी, अब वो तो सड़क का था, वो तो कोई बेसहारा था, उसके बाद क्या किया जाता है? क्या कुछ आसरा होता है, कहीं पर कुछ घर होता है, कैसे कोई शेल्टर होम होता है, कहाँ पर उसे रखा जाता है, कहाँ उसकी देखभाल की जाती है? देखिए सबसे पहली चीज़ तो अगर कोई इंजर्ड डॉग है तो उसको लाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। उसको लाने के लिए हमको या तो स्ट्रेचर हो हमारे पास, या फिर कोई बेडशीट हो जिस पर हम उसको रख के लाएं, ताकि उसका जो है और डिसलोकेशन वगैरह ना हो। अब उसको लाने के बाद जो भी ट्रीटमेंट है वो तो क्लिनिक या हॉस्पिटल में एक्सरे होता है या सर्जिकल प्रोसीजर होता है। उसके बाद जैसे गवर्नमेंट का हमारा आसरा है,
और कुछ प्राइवेट संस्थान भी हैं जहाँ पर जो लोग रखते हैं, आश्रय ऐश्वर्या सिंह देव का है, इसके अलावा और भी कुछ हैं जहाँ पर एडमिट करते हैं कुछ लोग, कई लोग अडॉप्ट कर लेते हैं, कुछ ऐसे अडॉप्शन होम है जो पेट्स को रख के उनकी पोस्ट ऑपरेटिव केयर करते हैं। जी जी। स्वाति जी, ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ ऐसा कोई केस चल रहा है जिससे कि पशु अधिकार को लेकर लोगों को जानकारी मिले और पशु के अधिकार सब लोग जान पाए? मैं आपको इसका थोड़ा बेस बता देती हूँ। एक शहर की महानगर पालिका जब डॉग स्टरलाइजेशन मतलब नसबंदी नहीं चालू हुई थी, तो इन लोगों ने हाई कोर्ट को अप्रोच किया था कुत्तों को जहर देने के मामले में। ऐसे कुछ नगर पालिकाओं से वो केस क्लब होते होते अभी हमारे सर्वोच्चतम न्यायालय के समक्ष अभी है। बहुत सारे ऐसे इंटरिम ऑर्डर्स आए हैं जिसमें हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उन्होंने कहा है कि कुत्ते को उसकी जगह से रिलोकेट नहीं कर सकते, मतलब जो जहाँ जन्मा है वो वहीं पे रहने का अधिकार है, ये उनको कोर्ट ने भी दिया है। उन्होंने बहुत बार सेंट्रल गवर्नमेंट को उसके प्रति गाइडलाइंस बनाने के लिए कहा है। कोर्ट ने ये कहा है कि गाइडलाइंस ही अंतिम है, उसको फॉलो किया जाए। जी, जी। तो कोर्ट ने समय समय पे कुत्तों के अधिकारों के लिए बोला गया है। अभी मैं आपको बता दूं कि एक हाई कोर्ट ने ये भी कहा है कि कुत्तों को मौलिक अधिकार भी मिलने चाहिए। अरे वाह जी। तो मैं आपको बता दूं कि चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वो समय समय पे जो उनके ऑर्डर्स आ रहे हैं वो यही दर्शाते हैं। और ऐसे बहुत सारे एनजीओज हैं, जैसे कि उनमें से एक पीपल्स फॉर एनिमल भी है। हम वहाँ पे कोर्ट में इसलिए खड़े हैं कि जानवरों को उनका अधिकार दिलाया जाए, और थैंकफुली ये कोर्ट ने हमारी बात समझी है। और जब सुप्रीम कोर्ट कुछ चीज़ कहता है तो वो बहुत सोच के उसमें विश्लेषण, 11 साल हो गए उसको केस चलते चलते। हाँ जी, हाँ जी। तो अब जो ऑर्डर्स आ रहे हैं वो बहुत सोच और रिसर्च के बाद आ रहे हैं। जैसे एक बहुत ज़्यादा केरला में हुआ था, जब डॉग वहाँ पे संख्या बढ़ गई थी, तो केरला गवर्नमेंट ने कहा था कि हम छोटे छोटे पाउंड्स बना के, मतलब छोटे छोटे जिसको श्वान स्थल कहा जा सकता है, वो बना के हम कुत्तों को रख दें। लेकिन आपको बता दूं, डॉग टेरिटोरियल होते हैं। ऐसे बहुत सारी बीमारी हैं जो रात भर में अगर स्प्रेड हुई, जो मुकेश ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे, वो मेरे हिसाब से कुछ 4-5 दिन में बहुत सारी जनसंख्या से कुत्ते खत्म कर सकती है। ऐसी बहुत सारी ये उनकी इंटरनल बीमारी जो हमें नहीं लगती। हाँ जी, तो अगर हम श्वान स्थल बनाएंगे तो फिर ऐसे तो वो नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। तो कोर्ट ने इस पे भी रोक लगाई है। अच्छा। तो अंततः कोर्ट का ये कहना है कि जो कुत्ता जहाँ जन्मा है वो वहीं रहेगा, उसको वहाँ से विस्थापित नहीं किया जा सकता। जी जी। डॉक्टर साहब, ये होता है ना कि मनुष्यों के अंदर बीमारी होती है, कभी किडनी फेल हो जाती है, कभी बीपी हाई होता है, शुगर हाई होता है। क्या डॉग्स में, स्ट्रीट डॉग्स में भी ऐसी कुछ बीमारियां देखने को मिलती हैं? देखिए, कोई भी अगर जीवित जानवर है या ह्यूमन बीइंग है, सभी में बीमारियां होती हैं। पहले प्रॉब्लम ये था कि डॉग्स के लिए हमारे पास डायग्नोस्टिक नहीं हुआ करते थे, तो इसलिए हमें पता ही नहीं होता था कि डॉग का बीपी हाई है या उसको कोई कार्डिक इशू है या उसको कोई किडनी इशू है। पर अभी हमारे भोपाल शहर में सरकारी अस्पताल में और प्राइवेट क्लिनिक्स पर जो है डॉग्स का एक्सरे, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, डायलिसिस और कई सारी एडवांस्ड ब्लड पैथोलॉजी डेवलप हो गई, जिससे हम पता कर सकते हैं कि डॉग को बीपी हो रहा है या डॉग को कोई कार्डिक इशू है। और मेरी पर्सनल क्लिनिक पर मैंने कई सारे हार्ट के केसेस देखे, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के काफ़ी सारे डिसीज़ आती हैं, वाल्वुलर डिफेक्ट्स आते हैं। बीपी, अभी कल ही मैंने एक पेशेंट देखा था जिसका 250 था, रीनल फेलियर का पेशेंट था। तो ये सारी बीमारियां डॉग्स में होती हैं। प्रॉब्लम ये थी कि पहले पता ही नहीं चलता था हमें कि हमारे डॉग की डेथ किस वजह से हो गई, पर अभी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी होने से हमें ये सारी बीमारी को पता चल जाता है। स्वाति जी, हम रहते हैं समाज में, आप तो डॉग लवर हैं, लेकिन जो सोसाइटी है उसमें बहुत सारे लोग होंगे, हमें भैया डॉग पसंद नहीं है। अब अगर हमारे पास में हमारा पेट है, हम उसको अपने बच्चे जैसा रख रहे हैं, अब उस पेट को हम अपने लिफ्ट में भी अपने साथ में लेकर जाएंगे, पब्लिक प्लेस पर भी लेकर जाएंगे, पार्क में भी घुमाने लेकर जाएंगे, और फिर लोगों का आ जाता है ऑब्जेक्शन। इससे किस प्रकार से उन्हें कैसे समझाया जा सकता है? देखिए, अभी वैसे मैं आपको बताऊं, भारत सरकार ने कुछ ब्रीड्स को बैन किया है, जिनकी हिस्ट्री कुछ रही है कि वो कुछ समय पे आक्रामक हो सकते हैं। ये इंडियन ब्रीड्स नहीं हैं, इनको बाहर से लाके यहाँ पे ब्रीड कराया जाता है, इनको ऐसे माहौल में रखा जाता है जिनके नेचर में थोड़ा एग्रेशन होता है, इन ब्रीड्स को बैन कराया जाता है। आमतौर पे जो नॉर्मल ब्रीड है, जैसे लैब्राडोर या फिर हमारे देसी डॉग्स हैं, ये तो मतलब होता है, इनका स्वभाव बड़ा फ्रेंडली है। तो इसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है कि कुत्ते को पार्क में भी ले जाया जा सकता है, कुत्ते को लिफ्ट में भी ले जा सकते हैं ना, उसका मुंह को भी मजल करने की आपको जरूरत नहीं है। हाँ जी। अगर आपको लगता है कि आपका डॉग थोड़ा सा एग्रेसिव है, कुछ है, तो मेरे हिसाब से हम एक समाज में रहते हैं,
लिफ्ट में क्योंकि जगह कम होती है तो कुछ समय के लिए अगर डॉग का मुंह मजल भी कर दिया जाए तो आई एम श्योर कि कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मुकेश ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। लेकिन इसमें मौजूदा कानून है कि कुत्ते को आप पार्क में भी ले जा सकते हो, लिफ्ट में भी ला सकते हो और कॉलोनीज में बैन भी नहीं कर सकते हो। तो ये हाँ एक इसमें मेरे हिसाब से ये तो सामाजिक तौर पे भी है। अगर आपका कुत्ता कुछ गंदगी वहाँ कर रहा है पार्क में तो ये आपका मेरे हिसाब से दायित्व होता है कि हम अपने बच्चों का गंदा साफ कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर पब्लिक प्लेस में कोई गंदगी हो रही है तो ये आपका कर्तव्य है कि आप उसे भी साफ करें। मुझे लगता है आजकल एक टूल भी तो आ गया है ना हाँ, कि जो पेट जो ओनर है वो अपने साथ में लेकर चले और वो जो बैग्स आते हैं, जी जी वो बैग्स आते हैं जो डॉग के पीछे लगा के चलते हैं। हाँ जी, उसको आप डिस्पोज कर सकते हो और आजकल पॉटी पिकर्स भी आते हैं हाँ जी, जिसके थ्रू potty आप क्लीन picker कर जो है, सकते वो भी आते हैं। हैं। दूसरा क्या है कि मुझे जो लगता है ना कि पेट के साथ पेट ऑनर की भी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने पेट को साफ रखे, वैक्सीनेटेड रखे ताकि आसपास के लोगों के लिए प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा जैसे गुड़गांव, मुंबई में मैंने कई सोसाइटीज़ में देखा कि वहाँ अलग से एक डॉग्स के लिए पार्क बनाया हुआ अरे है। वाह। हर बिल्डर जो है एक छोटा सा पार्क डॉग के लिए एक अलग से स्पेस दे रहा है। कई बार क्या होता है, जो लिफ्ट की बात चल रही थी तो ज़्यादातर ठीक है, अगर पेट हेल्दी है तो आप स्टेयर केस का भी यूज़ कर सकते हैं। पर कई बार पेट मेरे पास ऐसे आते हैं जो लैब्राडोर्स बहुत हैवी हैं, जिनको आर्थराइटिस हो गया है, दे आर नॉट एबल कि वो स्टेयर केस चढ़ सकें। तो वैसे पेट्स को लिफ्ट यूज़ करने देना चाहिए। थोड़ा सा जो लोग जिनके पास पेट्स नहीं हैं उनको भी थोड़ा समझदार होने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही। जी जी, चलते चलते आप एनिमल लवर और एनिमल रेस्क्यूअर होने के नाते हमारे दर्शकों को क्या सलाह देना चाहिए? मैं वही कहना चाहूँगी कि हम अपने मूल जो हमारा धर्म या फिर जो हमें पहले सिखाया जाता था, एक कुत्ते की रोटी एक गाय की रोटी, मेरे हिसाब से ये हम भूल चुके हैं। हम थोड़ा कंपैशन भूल चुके हैं कि रोड के घर के बाहर जो बैठा जो आपका कुत्ता है वो एक रोटी के बदले आपका पूरा जीवन आपके लिए सुरक्षा देता है। मेरे हिसाब से हमें लोगों को थोड़ा सा अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। और मेरे हिसाब से हमारी संस्कृति भी ये सिखाती है कि लेट लिव एंड लेट लिव। जी, बहुत अच्छा, आप आए हमारे स्टूडियो में और मुझे लगता है आज बहुत ही सार्थक चर्चा हमारी रही। डॉक्टर साहब आपका और स्वाति जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। जी दर्शकों, आज हमने एक बात की मानवता की। जी हाँ, हम कई बार भूल जाते हैं कि जो जीव हमारे चारों तरफ है उन्हें भी जीने का अधिकार है, उनका भी पृथ्वी पर उतना ही रहने का अधिकार है जितना हम रहते हैं। और मुझे लगता है कि अगर वो नहीं होंगे ना तो हमारा भी जीव तंत्र सही तरीके से नहीं चल सकता है। हर शनिवार को शाम 6 बजे कार्यक्रम पेट केयर देखना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं पेट केयर की बहुत सारी बातें, बहुत सारी विशेषताएं, बहुत कुछ सिखाने के लिए आपको कोशिश करते हैं। अगले अंक तक के लिए पूर्वा राय को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।